नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल में। चलिए आज हम आप लोगों को हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, हिंदी व्याकरण से, जो कि आपका सभी आने वाली जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए आपको क्वालिफाई के लिए आपको हिंदी को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आपको हिंदी पे थोड़ा आप लोग को फोकस करना ही होगा किसी भी तरह। आप अगर हिंदी में ही क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो सेकेंड एग्जाम पेपर 2 तक पहुँच ही नहीं पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण से कुछ प्रश्न। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊँगा मैं इस चैनल पर। चलिए देखिए, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए पहला नंबर क्या है, मयंक किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पर्यायवाची शब्द टोटल याद करना है, टोटल पर्यायवाची शब्द रट लीजिए। तो मयंक किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी का नहीं है। चांदनी का मयंक नहीं होता है। मयंक कौमुदी का होता है, ज्योत्सना का होता है, चंद्रा तप का होता है पर्यायवाची। चांदनी का मयंक नहीं होता है, ठीक है। मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है। मयंक का आशय होता है चंद्रमा से है, चंद्रमा से है, चांदनी से नहीं है। मयंक यानी कि चंद्रमा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आपको डिटेल में कराएंगे आपको सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो वर्ण घोष आप लोगों को पता ही होगा कौन सा होता है, स, ड, र, जो डायरेक्ट निकल जाए, डायरेक्ट मुँह से निकल जाए। तो नहीं निकल रहा है, देखिए तो तालु में हम लोग सट रहा है फिर निकल रहा है। हाँ, स हो गया, ड हो गया, र हो गया, डायरेक्ट मुँह से निकल जाता है बिना टकराए कहीं। तो ये आपका हो गया घोष हो गया, वर्ण घोष हो गया। तो वर्ण घोष नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे एकदम हिंदी व्याकरण, ठीक है। बनेगा ये चैनल पे। गेहूँ शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। गेहूँ का क्या हो जाता है बताइए, गौधूम हो जाता है, गौधूम। गौधूम हो जाता है तत्सम रूप। और गेहूँ क्या हो गया, तद्भव रूप हो गया आपका, तद्भव रूप, ठीक है। गौधूम, गौधूम याद रखिएगा, गेहूँ का तत्सम रूप गौधूम होता है। आपको तत्सम तद्भव से भी जितना भी है प्रश्न कर लीजिए। तत्सम तद्भव को आप हिंदी व्याकरण के बुक से या ऑनलाइन पे भी आप तत्सम तद्भव मारिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा। आप टोटल एक बार रट लीजिए उसको, ज़्यादा नहीं होंगे, 100-150 होंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो उसी में से पूछा जाता है तत्सम तद्भव। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से डिब्बा, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है बताइए। डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है। डिब्बा क्या है, डिब्बा एक वचन है ना द्विवचन है ना बहुवचन है बताइए। डिब्बा किसका एक वचन है बताइए, डिब्बा किसका एक वचन है। डिब्बा डिब्बे का एक वचन है। डिब्बा जो है किसका एक वचन पूछ रहा है, डिब्बा खुद एक वचन है। किसका एक वचन है, तो डिब्बे का। डिब्बे यानी कि बहुत सारे डिब्बे, डिब्बे यानी कि बहुत सारे डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे का एक वचन क्या हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है बताइए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, चना क्या स्त्रीलिंग है, चना चना स्त्रीलिंग नहीं है, चना शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चना शब्द चना स्त्रीलिंग नहीं है चना, क्योंकि चना का क्या होता है, पेट फटा हुआ रहता है, नाक होता है, इसलिए चना स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बाजरा, बाजरा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे। बाजरा यानी कि बाजार में कौन काम करते हैं, लड़के को काम करते हैं, तो इसलिए हो गया बाजार, हो गया पुल्लिंग। चलिए उड़द, उड़द क्या हो गया, उड़द मतलब क्या हो गया, उड़द, उड़द यानी कि उड़ते रहता है। कौन उड़ते रहता है ज़्यादा, लड़के उड़ते रहते हैं। देखिएगा बाइक पे भी ज़्यादातर लड़के उड़ते रहते हैं, बाइक पे बैठे ना उड़ने लगे, तो उड़द आपका हो गया पुल्लिंग सब, ठीक है। ये सब ट्रिक है। और अब देखिए आगे आपका डी नंबर ऑप्शन अरहर। अरहर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, अरहर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्यों बताइए। इससे कोई ट्रिक बनाइए, आप लोग ट्रिक बना के आपको कमेंट कीजिए। अरहर क्या हो जाएगा, अरहर, अरहर यानी कि हरने वाला। हरता कौन है, स्त्रीलिंग हरती है, स्त्रीलिंग हर लेती है, ठीक है। तो अरहर हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है बताइए। सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम की परिभाषा दीजिए, आपको फिर क्या होता है, बोलिए सर्वनाम की परिभाषा बोलिए। देखिए क्या बताया इसने, आवाज़ इसका क्लियर नहीं आया, मैं बताता हूँ। संज्ञा के बदले में जिस भी शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के, या तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं सरल भाषा में, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है।
कैसे क्या हो गया जैसे, जैसे हम लोग संज्ञा में नाम का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। राम राम बोल रहे थे, राम राम, देखिए राम आ रहा है, लेकिन हम लोग सर्वनाम में क्या उपयोग करने लगे, वो आ रहा है। राम की जगह हम क्या कर रही है, राम की जगह हम क्या कर रही है उपयोग, कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी वस्तु। वो तो संज्ञा हो गया संज्ञा, यार, हाँ। सर्वनाम पूछ रहे हैं तुमसे। उसकी जगह में आएगा कोई। संज्ञा सर्वनाम हो गया, देखिए ये बता नहीं पा रहा है अच्छा से करिए। सर्वनाम हो गया, आपको वह हो गया, इसके स्थान पर नाम के स्थान पर कुछ अगर उपयोग करने हैं, क्योंकि इसका परिभाषा ही है संज्ञा के बदले में आने वाले। तो नाम के बदले हम क्या कह सकते हैं, वह यह ये हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा आपको सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक तो आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, भेद नहीं है पूछा है। प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक भी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक क्या हो जाएगा, नहीं, निजवाचक भी सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। गुणवाचक देखिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक, तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं है। गुणवाचक, गुणवाचक जो है आपका सर्वनाम नहीं है। अगर किसी का आप बोल दीजिएगा इनमें सद्गुण है, तो सद्गुण को आप दूसरा रूप नहीं कह सकते हैं। अच्छा विचार, सद्गुण को, हाँ, तो विशेषता बताया गया है, तो आपका ये गुण बताया गया है, तो इसका गुणवाचक, गुणवाचक का वो गुणवाचक का आप बदल नहीं सकते हैं, जो उसका गुण है वही रहेगा। इसलिए संज्ञा के बदले सर्वनाम होता है, इन गुण के बदले आपको गुण का सर्वनाम रूप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे गुण भेद नहीं है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बताइएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको ये भी कमेंट कीजिएगा। हैं 6 भेद कौन कौन से होते हैं बताइए। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, देखिए हम बताते हैं आपको सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होते हैं, ठीक है। ये 6 आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसने 4 बताया था, 2 गलत बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, तो इस मिठास का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिठाई, मिठाई हो जाएगा। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, मिठाई विशेषता बता रहा है मिठाई का, न मीठापन का विशेषता बता रहा है, न मीठा का बता रहा है, न चीनी का बता रहा है विशेषता। तो इसका हो जाएगा मीठापन नहीं होगा, मीठा का विशेषता है इसका। इसका विशेषता क्या है, मीठा। रसगुल्ला कैसा है, तो मीठा है, मीठापन नहीं है इसमें, मीठा है। बोलता है ना रसगुल्ला कैसा है, तो बहुत मीठा है रसगुल्ला ये। ठीक है, मिठास तो हो गया आपका, भाववाचक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। भोजपुरी बोगी भोजपुरी बोगी जो है कहाँ बोगी जाती है बताइए, सबसे ज़्यादा कहाँ बोगी जाती है भोजपुरी। फैज़ाबाद में, बरेली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। वो ये बिहार आपका ऑप्शन नहीं है। फैज़ाबाद, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ नहीं, तो आपको बरेली या लखनऊ इसमें से कोई भी नहीं मांगिएगा। सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है फैज़ाबाद में, ठीक है, फैज़ाबाद में। फैज़ा में देखिए, फैज़ा में ही नाम छुपा हुआ है, भोजपुरी का एक वर्ड है फैज़ा, जाएगी, फैज़ा वर्ड में छिपा हुआ है, जाबे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक बात आपको बता दूं कि भोजपुरी बोली का प्रयोग उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोला जाता है, ठीक है। नेपाल में बहुत बोला जाता है भोजपुरी, वो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था बताइए। आर्य भाषा जो भारत में कब हुआ था, उसका आरंभ आर्य भाषा का, तो याद रखिएगा आपको 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भाषा का आरंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, इससे 10 नंबर। कौन से युग में कामायनी की रचना की गई थी। कामायनी की रचना कौन से युग में की गई थी और कौन किया था इसका रचना, ये भी आपको कमेंट कीजिएगा। कौन किया था कीजिएगा, और किस युग में हुआ था ये मैं बता देता हूँ ये आपको। छायावाद युग में हुआ था, कामायनी का छायावाद युग में हुआ था रचना, ठीक है। और कौन से युग में हुआ था, कौन से रचनाकार कौन है इसका बताइए रचनाकार कौन है, तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ ऐसे। तो आपका कामायनी का रचनावाद है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं।
इसे 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था कमायनी को। 1935 ईस्वी में कमायनी को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आपका हिंदी व्याकरण से मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराया है आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, थैंक यू।